के इस क्लस्टर कार्यकर्ता बैठक में कैबिनेट में मेरे साथी मंत्री भाई बाबूलाल जी खराड़ी साहब, हेमंत मीणा जी, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़ के इस क्लस्टर में जो हमारे प्रत्याशी हैं, आपने अभी अभी उन प्रत्याशियों को सुना, चाहे वो मन्नालाल जी रावत साहब हों, चाहे महेंद्र सिंह जी मालवीय हों, और हमारे पार्टी के मुखिया माननीय प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी हों। इनके मन में ललक है, इनके मन में उत्साह है। ये इस मेवाड़ के लिए, राजस्थान के लिए करने की इनके मन में तमन्ना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, और सौभाग्यशाली हम इसलिए हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अभी आपने महेंद्र सिंह जी मालवीय जी को सुना है कि वो अपने आप को कितना गुड फील महसूस कर रहे हैं। वो कहते हैं कि 40 साल से उनको एक ऐसी पार्टी में काम किया जिनको इस मुकाम पर पहुंचने में, इस कार्यकर्ताओं के भाव को देखने में, और एक परिवार भाव जो कार्यकर्ता के अंदर पैदा होता है, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, किसी दूसरी पार्टी के अंदर ये नहीं होता है। हम इसलिए भी सौभाग्यशाली हैं कि हम सबसे पहले पार्टी को मानते हैं, सबसे पहले हम पार्टी में काम करते हैं। और मैं कभी कभी कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 60-40 के रेशो में काम करता है। जैसा कि मैं कहता हूं, आज आप कहीं ना कहीं किसी काम से बिजी होंगे, आपने अपने कहीं ना कहीं कार्यक्रम बना रखे हो, आज भी आपको जाना होगा, कहीं किसी को व्यापार के काम से जाना होगा, तो कहीं किसी भाई बंदी के हिसाब से कहीं ना कहीं आपको जाना होगा, खेती के काम से जाना होगा, व्यापार के काम से जाना होगा, कभी माता जी के साथ जाना होगा तो पिताजी के साथ जाना होगा, तो कभी पत्नी के साथ जाना होगा। लेकिन आपने जैसे ही फोन आया कि आपकी क्लस्टर की मीटिंग है, आपने सारे कार्यक्रम अपने रद्द कर दिए और भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यक्रम में आ गए। इसलिए हमारा कार्यकर्ता पार्टी को विशेष मानता है। वो 60-40 के रेशो में काम करता है। 60-40 का ये है कि अपने निजी काम से ज्यादा वो पार्टी के काम को महत्व देता है। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। मित्रों, हम जिस विचार को लेकर के चलते हैं वो हमारा विचार स्पष्ट है। हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो भाजपा का काम करता है वो राष्ट्र का काम करता है, क्योंकि हम सबसे पहले राष्ट्र को मानने वाले लोग हैं। राष्ट्र के प्रति हम समर्पण भाव से काम करते हैं। हमारी नीतियां राष्ट्र के प्रति हैं, हमारी नीतियां हमारे देश के प्रति हैं, हमारी संस्कृति के प्रति हैं, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस भारत को 21वीं सदी का भारत बनाने जा रहे हैं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको बहुत लंबे समय से इस पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, 2014 से पहले की स्थिति आप देख लीजिए। इस देश के अंदर 2014 से पहले किस तरह की स्थिति थी, 2014 से पहले कैसे देश चल रहा था। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, जिस तरह से इस देश में भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आधार पर और आतंकवाद के आधार पर सरकारें चल रही थी, आपने देखा होगा। आजादी के 75 साल होने जा रहे हैं, हो गए, आगे हम अमृतकाल मना रहे हैं, लेकिन 75 साल के अंदर आपने देखा होगा, 75 साल के अंदर
गांव और शहर में इन्होंने खाई पैदा कर दी। आज भी 75 साल के बाद गांव में सड़क की आवश्यकता हो रही है, शिक्षा की आवश्यकता है, चिकित्सा की आवश्यकता है, नाली की आवश्यकता है, बिजली की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, हमारा देश आजाद हुआ, हमारे जो बाद में देश आजाद हुए उनकी ग्रोथ रेट देखिए किस तरह की हुई। आखिरकार क्या होगा उन लोगों को जिन्होंने आजादी के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। एक एक दो दो तीन तीन पीढ़ियां उसमें खप गई। एक माँ के 4 बेटे लगातार शहीद हो गए, लेकिन उस माँ ने कहा कि मेरे 4 बेटे शहीद हो गए, अगर 5वां भी बेटा होता तो इस माँ भारती पर शहीद हो जाता तो उसकी भी मुझे चिंता नहीं। ये मेवाड़ की धरती है। आपने देखा होगा इस मेवाड़ के लिए महाराणा प्रताप जी ने क्या क्या नहीं किया, किस तरह से, लेकिन मुगलों के पैर टिकने नहीं दिए। अपने इस मातृभूमि के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, लेकिन झुके नहीं, किसी भी तरह से किसी को घुसने नहीं दिया। ये महाराणा प्रताप का खेल है। अपना योगदान दिया था, किस लिए अपना समर्पण दिया था, किस लिए वो शहीद हुए थे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आजादी के बाद इस देश की जो कल्पना थी, आजादी के जो दीवाने थे, उनके मन में जो भाव था, वो आजादी के बाद नहीं चल पाया। अरे आवश्यकता क्या थी? आजादी के 1-1.5 साल बाद ही दूसरा राजनीतिक दल बनाने की आवश्यकता पड़ गई। उन्होंने देखा देश जिस दिशा में जाना था, ये देश के वो नेता वो दिशाहीन हो गए हैं, देश की दशा और दिशा ठीक नहीं है, और उन्होंने राजनीतिक दल की स्थापना की। और वही राजनीतिक दल आपने देखा होगा धीरे 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 वही राजनीतिक दल आज देश नहीं दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना, क्योंकि हमारी नीति और हमारी ऐसा नेतृत्व मिला है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में, जिन्होंने इस देश को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा गरीब कल्याण के लोग नारे देते थे, किसानों के लिए नारे देते थे, गरीबी हटाने का नारा देते थे, लेकिन उनसे पूछिए किसानों को और गरीबों को उन्होंने कितना किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं और ध्यान दिलाना चाहता हूं, अगर इस देश में गरीब को और किसानों को किया तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो गरीब किसान का ध्यान रखते हुए हमारी नीति बनाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया। 77 में आपने देखा होगा काम के बदले अनाज योजना, अंत्योदय की योजना सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री माननीय स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत ने चालू की। आपने देखा होगा माननीय अटल बिहारी वाजपेयी हमारे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री बने थे, तो सबसे पहले उन्होंने गांव-गांव में सड़क, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से एक एक गांव को जोड़ने का काम किया, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। यही नहीं मित्रों, किसान सूद पर पैसा लेके आता था, किसान जब साहूकार के पास जाता था तो उसकी स्थिति क्या होती थी, कितनी ब्याज देता था, लेकिन किसान क्रेडिट का कार्ड बनवाने का काम किया तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। किसानों के हर काम से लेकर के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमारी अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर थी, 5वें नंबर पर आ गई है, और आने वाले 3 साल में हम दुनिया के 3रे नंबर पर हमारी अर्थव्यवस्था आ जाएगी। यह हम आपसे कहना चाहते हैं। यही नहीं, हमारे देश के लोग अगर कहीं विदेश में जाते हैं तो उनको सम्मान मिलने का कारण अगर कोई है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, माननीय अध्यक्ष जी ने बताया रक्षा के क्षेत्र में कितना बड़ा काम किया है। पहले अगर इस देश में कोई काम होता था, एक बुलेट की आवश्यकता होती थी तो बाहर से आती थी, आज हम रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। आपने देखा होगा कोरोना के समय में क्या स्थिति थी, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन वैज्ञानिकों के पास और उन लैब में बैठ करके रात गुजारी और उन्होंने 9 महीने के अंदर वैक्सीन बना करके इस देश को समर्पित कर दी, और देश ही नहीं दुनिया के लगभग 100 देशों को वैक्सीन देने का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया।
ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं, हमारी 3 महीने की सरकार, हमारी आपसे जो हमने संकल्प पत्र में वादे किए, धीरे धीरे करके हमने सारे वादे हम आपकी पूरे करने के लिए बढ़ रहे हैं। हमने 45% से ज्यादा हमारा घोषणा पत्र जो हमारा था, हमने 3 महीने में पूरा करके आपके बीच में दिखाया। हमने जो आपके बीच में वादा किया था, 15 दिसंबर को हमने शपथ ली थी, 16 को हमने घोषणा कर दी थी कि हम SIT गठित करेंगे। हमने SIT गठित की, एंटी गैंगस्टर फोर्स बनाने का हमने काम किया। हमारी SIT ने काम स्टार्ट कर दिया। कांग्रेस के लोग कहते थे ये कब काम होगा, मैंने कहा रुकिए थोड़ा रुकिए। और आपने देखा है मित्रों, जब SIT काम करने लगी है तो लोगों की स्थिति क्या हो रही है। 63 लोगों को गिरफ्तार किया है और हमने कहा है कोई भी दोषी होगा जिसने युवाओं के साथ कुठाराघात किया है, किसी कीमत पर को बख्शा नहीं जाएगा। आगे हमारी SIT चल रही है, कितना भी बड़ा व्यक्ति होगा किसी कीमत पर छोड़ने का काम नहीं किया जाएगा। क्यों कि उस युवा के आंसू हमने देखे हैं, उस किसान के आंसू भी हमने देखे हैं, जिसने अपने पुत्र को पढ़ाई के लिए सूद पर पैसे लेकर के आया था। उसने महीने में 10,000 और 15,000 रुपए खर्च किए थे, 1 साल तक उसे पढ़ाने का काम किया और पुत्र ने भी विश्वास दिलाया कि पिताजी मुझे पढ़ाइए, मैं नंबर ला करके बताऊंगा, मैं नौकरी लगेगी। और पिता का भी विश्वास था। इस कांग्रेस की सरकार ने उस पिता और पुत्र के बीच में भी दूरी पैदा की, पिता के मन की आस को तोड़ा और पुत्र की मेहनत को इसने खराब कर दिया। ऐसे लोगों को छोड़ने वाले नहीं है, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। मित्रों, यही नहीं, हमने आपके बीच में वादा किया था कि उज्ज्वला गैस का कनेक्शन, गैस का चूल्हा, गैस का सिलेंडर 450 रुपए में हम देंगे। हमने 1 जनवरी से प्रारंभ कर दिया। हमने जो वायदा किया 15 दिन में हमने पहला वायदा हमने आपको पूरा करके दिखाया। हमने कहा था किसानों की सम्मान निधि हम बढ़ाएंगे। हमने 6,000 से लेकर के 6,000 हमारी केंद्र की सरकार देती थी, हमने 2,000 रुपए बढ़ा करके 8,000 रुपए का करने का काम हमारी पहली कैबिनेट में हुआ है। हमने कहा किसान का हमारा गेहूं में MSP बढ़ाने का काम करेंगे। हमने उन किसान को 2275 रुपए में गेहूं की MSP थी, हमने उसको 125 बढ़ा करके 2400 रुपए करने का काम किया है। कांग्रेस के लोग बढ़ाते थे, कभी 10 रुपए बढ़ाते थे, तो कभी 12 रुपए बढ़ाते थे, कभी 8 रुपए बढ़ाते थे। अरे भाई, ये किसान की स्थिति को तो देखिए, लेकिन उनको किसान से क्या मतलब। वो तो फिर बढ़ाते थे तो बहाने के लिए बढ़ाते थे। हमने कहा, हमारे लोगों ने कहा कि 100 रुपए बढ़ा दीजिए। मैं 100 रुपए क्यों बढ़ा दें, पूरे 2400 करिए ना। 2225 रुपए खोले कहां से लाएगा भैया। 2275 से पूरे 2400 करिए। हमने एक साथ 125 रुपए बढ़ाने का काम किया है। यही नहीं मित्रों, हमने कहा था कि हमारे सामाजिक सुरक्षा पेंशन तो काफी लंबे समय से 1,000 रुपए चल रही थी, हमने कहा उसको बढ़ाने का काम हम करेंगे। हमने पहली किस्त में 10% बढ़ा करके हमने 1,150 रुपए करने का काम उसका भी किया है। हमारे पंचायत के जनप्रतिनिधि, नगर निकाय के जनप्रतिनिधि, हमारे पंच से लेके सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, वो कहते थे हमारा वेतन ही नहीं बढ़ता है, हमारा वेतन नहीं बढ़ता। हमने उनका भी 10% वेतन बढ़ाने का काम किया है। ये भी हम आपको बताना चाहते हैं। हमारी आशा सहयोगिनी आंगनवाड़ी की हमारी बहनें काम करती हैं, उनको काम तो लाते जाते हैं लेकिन उनका पैसा नहीं बढ़ाते हैं। हमने कहा उनका भी पैसा हम बढ़ाएंगे, उनका भी 10% पैसा बढ़ाने का काम हमने किया है। राजस्थान का बड़ी स्थिति थी, इन्होंने पेट को बढ़ा दिया। पूरे देश के अंदर पेट्रोल डीजल यहाँ महंगा था। हमसे कहते थे आप पेट्रोल डीजल की बात करते थे, हम कहते थे, मैंने कहा लेकिन आपने हमारे सामने एक स्थिति पैदा कर रखी है कि राजस्थान के अंदर इन्होंने जिस तरह से डीजल और पेट्रोल में अनियमितता कर रखी थी, एक असंतुलन कर रखा था। 5 रुपए 28 पैसे से लेकर 6 रुपए 10 पैसे तक का यह अंतर था। हमने कहा हनुमानगढ़ में सबसे ज्यादा 6 रुपए 6.25 रुपए महंगा पेट्रोल था, 5.5 रुपए का अंतर डीजल में था। हमने कहा पहले हम इसको ठीक करेंगे। हमने उसको संतुलन करते हुए
क्योंकि हमारे पेट्रोल पंप जिन्होंने पेट्रोल पंप के मालिक थे वो परेशान थे, वो बेचारे परेशान इसलिए थे, पड़ोस के राज्य में सस्ता था, उनका डीजल बिकता नहीं था, उनका वो भाड़ा भी पूरा नहीं होता था। हमने कहा कि निश्चित रूप से इस असंतुलन को हम संतुलन करेंगे। सबसे पहले वो संतुलन करने का काम भी किया और हमने पेट का पैसा भी घटाने का काम किया, हमारी केंद्र की सरकार ने भी किया। हमने पेट्रोल में 3 रुपए 60 पैसे से लेकर के 7 रुपए 20 पैसे तक राजस्थान के अंदर कम किया। डीजल के अंदर हमने 3 रुपए 35 पैसे से लेकर के 6 रुपए 28 पैसे तक हमने कम करने का काम किया है। आज तक किसी ने इस असंतुलन की तरफ नहीं देखा। हमने पूरे राजस्थान को एक उसमें बांधते हुए ये पैसा कम करने का काम किया है। सरकार हो या राज्य की सरकार हो, आपके हितों की रक्षा करने के लिए हमारी सरकार है, बीच में रहता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि मैं भी एक कार्यकर्ता के रूप में आपके बीच में मैंने लंबे समय काम किया है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मेरा या बूथ का कार्यकर्ता हो या शक्ति केंद्र का कार्यकर्ता हो या मंडल का कार्यकर्ता हो या जिले का कार्यकर्ता हो या मेरे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, जनता के बीच में जनता के हितों के काम की अगर आप बात करके आओगे, आपकी बात को किसी कीमत पर नीचे नहीं होने दूंगा। आप काम बताइए, जनता के काम लाइए, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जनता के काम को करने के लिए हमारी ये सरकार तत्पर है। आपको किसी भी प्रकार से झुकने की जरूरत नहीं है, आपको उनके जवाब से किसी प्रकार के असहज होने की जरूरत नहीं है। अरे आपका नेतृत्व ऐसा है जो आज किसी के पास नहीं है। छाती ठोक करके गई है 2014 के बाद, हमारी सरकार पर किसी भी तरह से कोई उंगली नहीं उठा सकता। हमारी सरकार पर किसी तरह से विकास के क्षेत्र हो या हमारा विदेश की नीति हो या हमारा रक्षा के विषय में काम हो और या हमारा आतंक की स्थिति हो। आतंकवाद में आपने देखा होगा, इस देश में आतंकी आते थे, कई रेलवे स्टेशन पर बम फोड़ करके चले जाते थे, कई बस स्टैंड पर बम फोड़ के चले जाते थे, कई घनी आबादी में बम फोड़ करके चले जाते थे। अरे 2014 के बाद आपने कहीं देखा है क्या? कहीं देखा है क्या? आप बताइए, कहीं देखा है क्या? और मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस राजस्थान के अंदर भी जिस तरह से पेपर लीक की घटनाएं होती थी, आए दिन गुंडागिर्दी गैंगस्टर की घटनाएं होती थी, या तो गैंगस्टर आपने देख लिया 3 महीने में, हमने एक ही उसमें एंटी गैंगस्टर फोर्स ने 10,000 लोगों को गिरफ्तार करने का काम किया था। पेपर लीक में भी आपने देख लिया। यह शांति का क्षेत्र है, किसी भी तरह से हम अशांत नहीं होने देंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आज के मौके पर मैं मित्रों इतना आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये देश और प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ देख रही है। सारे राजनीतिक दलों की स्थिति आपने देख ली। अगर जनता की कोई आस है तो वो भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं मित्रों कि आपके ऊपर जनता ने विश्वास कर रखा है। उस जनता के विश्वास पर हमारे एक एक कार्यकर्ता को खरा उतरना है, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं और आपको उसी रूप में काम करना है। कोई भी राजनीतिक दल देश के अंदर ऐसा नहीं है जो जनता की इच्छाओं को पूरा करे, जनता के बीच में जाकर के उनके काम को करे। अगर कोई राजनीतिक दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आप सभी लोग आने वाला समय है, क्योंकि हम साल के 365 दिन काम करते हैं, महीने के 30 दिन काम करते हैं, दिन के 24 घंटे काम करते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा परीक्षा आती है, ये हमारी परीक्षा होती है, राजनीतिक कार्यकर्ता की चुनाव परीक्षा होती है। जैसे बालक परीक्षा देता है, वो शुरू में जुलाई के महीने में तो लापरवाही करता है, लेकिन जैसे जैसे मार्च का महीना, अप्रैल का महीना आता है तो वो पढ़ाई बढ़ा देता है। पहले वो कहता है घर वाले जगाते हैं,
लेकिन उसके बाद वो घर वालों से कहता है कि हमें जगह देना, घर वालों से कहता है कि मेरे इतने बजे जाना है, मुझे जगह देना। मित्रों, मैं वही बात आपसे कहना चाहता हूं, हमारे पास यह समय है, आपको एक एक बूथ, एक एक शक्ति केंद्र पर जाना है, एक एक उस भाई को भी समझाना है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाना है। हमें हर बूथ को जीतना है, एक एक वोट को बढ़ाना है। यही नहीं, हर बूथ को जीतना है और हर लोकसभा को जो हमने लक्ष्य लिया है 5 लाख से अधिक वोटों से हर लोकसभा को जीतना है, ये हमें करना है। मैं आपसे अंत में यही कहना चाहता हूं, हम सभी कार्यकर्ता कभी कभी मन में सोचते हैं, मैंने पहले भी कहा था, आपका मन कभी कभी सोचता होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों कि हर व्यक्ति के ऊपर कैमरा लग रहा है, पूरा फोकस है, आप सभी कैमरे की नजर में हैं। चाहे वो मेरा बूथ का कार्यकर्ता है, चाहे मेरा शक्ति केंद्र का कार्यकर्ता है, या मंडल का कार्यकर्ता है, जिले का कार्यकर्ता है, महिला मोर्चे की हमारी बहन है, या युवा मोर्चा का कार्यकर्ता है, या हमारा कोई भी जनप्रतिनिधि है। ये वो पार्टी नहीं है जो देखती नहीं है, एक एक कार्यकर्ता का आंकलन होता है। इसलिए हम सबको उसको काम को भी करना है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी है। आप में से ही सामने बैठने वाले हैं, मैं कई बार कहता हूं आप लोगों से, आपने देखा होगा, कई बार कहता हूं मैं कि आप में से ही इस मंच पर बैठने वाले हैं, आप में से ही जनप्रतिनिधि बनने वाले हैं, आप में से ही पदाधिकारी बनने वाले हैं, और आगे आने वाले समय भी आपका है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कार्यकर्ता पर आधारित पार्टी है, और धीरे 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 हमारा कार्यकर्ता आगे बढ़ता है और कार्यकर्ता वही काम करता है। आपने देखा होगा चुन्नीलाल जी ने किस तरह से आपके बीच में काम किया है, कनकमल जी ने किस तरह से काम किया है, सीपी जी ने जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, युवा मोर्चा और जिला अध्यक्ष के रूप में काम किया है, दामोदर जी पहले हमारे मंडल के अध्यक्ष थे, फिर जिला अध्यक्ष थे और प्रदेश के महामंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। एक बार देख लीजिए, सभी को मन में आंकलन कर लीजिए और ताकत के साथ खड़े हो जाइए, और ये जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य को पूरा करने का काम करिए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों, एक कार्यकर्ता होने के नाते आपने जिस विश्वास के साथ, बड़े बहुमत के साथ राजस्थान की सरकार को बनाया है, आप मान लीजिए किसी भी कार्यकर्ता को कहीं भी किसी भी तरह से निराशा हाथ नहीं लगेगी, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। एक कार्यकर्ता की पीड़ा मैं कार्यकर्ता होने के नाते मैं समझता हूं। मैं कई बार कहता हूं मेरे से शिकायत है, और शिकायत यह है कि अध्यक्ष जी भी कभी कभी कहते हैं कि मैं लेट हो जाता हूं। मैं आपको सत्य बता दूं कि जब कार्यकर्ता मिलने आता है तो मेरे मन में यह भाव उत्पन्न होता है कि मैं इस कार्यकर्ता को छोड़ करके नहीं जाऊं, मैं इस कार्यकर्ता से मिल करके भी जाऊं। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, रात को जब मेरे पास दिन में कार्यकर्ता आते हैं कि हम तो आज ही मिलना चाहते हैं, मैं कहता हूं आज लगातार मेरे कार्यक्रम लग रहे हैं। कभी कभी मेरे चक्कर में अध्यक्ष जी भी 2:30 और 3 बज जाते हैं। मैं कार्यकर्ता से कहता हूं तुम कब तक हो यहाँ? बोला 10 बजे तक। तो मैंने कहा 10 बजे आ जाना। बोले और फिर कब आऊँगा? 4 मिलते हैं तो 10:30 आ जाना, 11 आ जाना, 11:30 आ जाना, 12 आ जाना, 12:30 आ जाना, 1 आ जाना, 1:30 आ जाना, 2 आ जाना, 2:30 बजे आ जाना। 2:30 बजे तक मैं कार्यकर्ता, अगर वो ये कहता कि मैं 2 बजे आने को तैयार हूं तो मैं कहता मैं तेरे को तैयार मिलूंगा, तुम आ जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे आनंद आता है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों कि ये एक परिवार है, ये मोदी जी का परिवार है। आप आइए, एक जब तक हमारा जज्बा नहीं होगा, एक हमारा बूथ कोई नहीं हो, हमारे अध्यक्ष जी कार्यक्रम बता रहे थे किस तरह से कार्यक्रम होंगे, ये हमारी ही पार्टी है जो एक एक कार्यक्रम को पहले से निर्धारित कर देती है। एक एक कार्यक्रम आपके पास होता है।
हमारी बहनों का कार्यक्रम, युवाओं का कार्यक्रम, ओबीसी का कार्यक्रम, प्रकोष्ठ का कार्यक्रम, मोर्चों का कार्यक्रम, मंडल का कार्यक्रम, शक्ति केंद्र का कार्यक्रम, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों कि हम पर दायित्व है और दायित्व भी सोच समझ करके दिया है। कभी कभी हमारे मन में ये हो जाता है कि ये दायित्व तो ऐसे ही मिल गया है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कोई भी दायित्व हो ऐसे ही नहीं मिलता है, वो आपकी क्षमता देख करके मिलता है। अगर आपकी क्षमता से काम होता है तो वो दायित्व की ओर आप बढ़ते जाते हैं, और कहीं शिथिलता आती है तो हमारे मन में भी भाव आता है कि कोई अच्छा करने वाला, देखिए ये तो निश्चित रूप से आएगा। हम आपको दायित्व देते हैं, कोई भी दायित्व मिलता है तो उस दायित्व को अगर पूरी तरह से नहीं निभाओगे तो आपसे पहले 4 लाइन में और खड़े हैं कि भाई साहब हमको दे दीजिए, हम अच्छा निभाएंगे। तो उनको मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो उनको दायित्व जब मिलता है तो उनको आनंद आता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, काम करते जाइए। और एक बात मन में और आती है, कभी कभी मैं कार्यकर्ताओं से कहता हूँ, देखिए मन का भाव बिल्कुल मिटा दीजिए कि ये वहाँ, मैं यहाँ, ये रहता है। अरे साहब, मैं आपसे मित्रों कहना चाहता हूँ, मैं ये परिवार है, और परिवार में अगर आपके में बूढ़े ही बूढ़े हैं तो कैसा लगेगा परिवार आपको? अगर बुजुर्ग है 70 साल से ऊपर है तो वो परिवार कैसा लगेगा? अगर उसमें जवान है 20 साल के तो वो कैसा लगेगा? अगर उस परिवार में 50-60 साल के ना बच्चा है ना बूढ़ा है तो कैसा लगेगा? इस परिवार में छोटे से लेकर के बड़े से लेकर के सभी, और इसमें सभी का समानता हो तो वो परिवार ऐसा लगता है, कहते हैं ना, फूले फले परिवार में वो आता है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ मित्रों, ये दायित्व मिलते रहते हैं, चलते रहते हैं, ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं होती है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, मन से लगिए, नेतृत्व आपका मजबूत है, पार्टी आपकी मजबूत है, काम करने की क्षमता केंद्र और प्रदेश की मजबूत है, तो हमें किस बात की चिंता? आइए और हम आगे काम करें, 21वीं सदी का भारत बनाएं। और मान स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि उठिए, जागिए और इस देश दुनिया पर छा जाइए। आगे तुम्हारा ये विश्व आपकी मुट्ठी में होगा। आने वाली 21वीं सदी आपकी होगी। दुनिया का सिर मुकुट ये भारत होगा, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। आप सभी लोग बहुत ही दायित्ववान कार्यकर्ता हैं। मैं थोड़ा सा लेट हुआ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्रीमान अर्जुन सिंह की वजह से जो लंबे समय तक कांग्रेस में रहे और लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी और मंच पर विराजमान सभी, मैं आप सभी को यहाँ इस शॉर्ट नोटिस पर ठहरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आने वाले इस चुनाव में उनको नीचे तक ले जाए, उनकी उपलब्धियों को नीचे तक ले जाए, और शॉर्ट टर्म में हमारे द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।